आज की क्लास में हम लोग एकल कोशिका प्रोटीन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या सीख रहे हैं, तो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग ये सीख रहे हैं जो हम लोग का खाद्य पदार्थ होता है, जितना भी खाने वाला पदार्थ होता है उसका उन्नत किस्म का खाद्य पदार्थ कैसे हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं और कम जगह में ज़्यादा मात्रा में कैसे फसल को उत्पन्न कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग सीख रहे हैं। तो उसी में हम लोग एक कोशिका प्रोटीन के बारे में जानने वाले हैं। तो एक कोशिका प्रोटीन क्या होता है? तो सूक्ष्मजीवों का प्रोटीन के अच्छे स्रोत के रूप में मनुष्य तथा पशुओं के पोषण के लिए उपयोगी लाया जा रहा है। आज के डेट में जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो छोटे छोटे जीव होते हैं, उसको प्रोटीन के स्रोत के रूप में यूज किया जा रहा है। उसके लिए प्रोटीन के स्रोत में उसका यूज किया जा रहा है सूक्ष्म जीव का। जैसे कुछ हम लोग यूज कर रहे हैं, यीस्ट का प्रयोग कर रहे हैं, स्पाइरुलिना का यूज कर रहे हैं, तो ये सब हम लोग प्रोटीन के रूप में हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे उपयोगी एकल कोशिका प्रोटीन द्वारा, एकल कोशिका प्रोटीन मतलब हम लोग जो एक कोशिकीय जीव होता है उसका प्रोटीन द्वारा आवश्यक सभी अमीनो अम्ल के शरीर से प्राप्त होते हैं। तो आवश्यक सभी अमीनो अम्ल शरीर से प्राप्त होते हैं। उच्च वर्गीय पौधों के स्थान पर जीवाणु तथा ईस्ट बेहतर प्रोटीन का स्रोत है। तो अगर हम लोग बात करेंगे, जो जीवाणु होता है और जो ईस्ट होता है, ये अच्छे प्रोटीन का हम लोग के लिए स्रोत है, क्योंकि खाद के रूप में प्रयुक्त किए जाने वाले उच्च वर्गीय पौधे में लाइसिन अमीनो अम्ल नहीं पाया जाता है। अगर खाद के रूप में हम लोग उच्च स्तरीय पौधा यूज करते हैं, जो बड़े बड़े पौधा होते हैं, तो उसमें क्या होता है, अमीनो अम्ल का कमी हो जाता है। और जिसमें अमीनो अम्ल का कमी होगा ऑब्वियस है कि उसमें प्रोटीन का कमी होगा। इसलिए आज के डेट में जीवाणु और इसका प्रयोग किया जा रहा है प्रोटीन का निर्माण करने में। एकल कोशिका प्रोटीन के उत्पादन के लिए कम जगह की आवश्यकता पड़ती है, और एक और चीज़ से फायदा है, कम ही जगह में एकल कोशिका प्रोटीन का हम लोग निर्माण कर लेते हैं। इसका उत्पादन जलवायु से भी प्रभावित नहीं होती है। अगर वहाँ का जलवायु खराब भी हो जाता है तो फिर भी उसका उत्पादन में कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। शैवाल जैसे स्पाइरुलिना, कोरेला, सिनेडेसम का उपयोग एकल कोशिका प्रोटीन के रूप में, यहाँ पर कुछ नाम दिया हुआ है जो एकल कोशिका प्रोटीन के रूप में इस्तेमाल हम लोग करते हैं, जिससे हम लोग प्रोटीन का निर्माण होता है। स्पाइरुलिना को आलू संसाधन संयंत्र से निर्मुक्त अवशिष्ट जल, जिसमें स्टार्च की मात्रा विद्यमान होती है, में आसानी से उगाया जा सकता है। वही चीज़ लिखा हुआ है कि इसको जो स्पाइरुलिना जो होता है, ये आलू के साथ इसका इस्तेमाल करके इसमें अधिक मात्रा में स्टार्च हम लोग प्राप्त कर पाते हैं, और ये इसको आसानी से भी उगाया जा सकता है। यहाँ तक कि इसे भूसा, शीरा, पशु खाद तथा मल जल में भी उगाया जा सकता है। यहाँ पर भूसा पर भी उगाया जा सकता है, शीरा पर भी उगाया जा सकता है, या पशु का खाद वगैरह है या मल जल है उस पर भी इसको उगाया जा सकता है। स्पाइरुलिना में प्रोटीन के अतिरिक्त खनिज, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन के प्रचुर मात्रा पाए जाते हैं। तो अगर इस पर स्पाइरुलिना का यूज करते हैं तो इसमें बहुत सारी चीज़ें पाया जाता है। प्रोटीन तो पाया ही जाता है, साथ साथ इसमें खनिज का भी मात्रा होता है, वसा भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, विटामिन भी होता है। तो हम लोग को जो भी खाद्य पदार्थों में चाहिए सभी चीज़ मौजूद होता है स्पाइरुलिना में। जैसे दूध में सारी चीज़ मौजूद होता है, वैसे इसमें भी। प्रदूषित जल में आसानी से उगाए जाने के कारण स्पाइरुलिना का उपयोग पर्यावरणीय प्रदूषण को भी कम करने के सहायक होता है। अब देखो, ये ऐसा जीव है, सूक्ष्म जीव है, जिसको हम लोग कहाँ पे उगा सकते हैं, जो प्रदूषित जल है वहाँ पर भी उगा सकते हैं, और वहाँ का प्रदूषण को भी हम लोग कम कर सकते हैं। तो इसको उगाने से प्रदूषण का भी मात्रा भी कम किया जा सकता है। तो ये बहुत तरह का फायदा हो गया इससे। शैवालों के अतिरिक्त कवक जैसे ईस्ट, सैक्रोमाइसीज, टारू लाइसिस, कैंडिडा का उपयोग भी
एकल कोशिका प्रोटीन में किया जाता है। आगे दिया हुआ है, हम लोग शैवाल का इस्तेमाल कर सकते हैं, शैवाल का कवक का इस्तेमाल कर सकते हैं एकल कोशिका प्रोटीन का निर्माण करने में। जैसे कुछ शैवाल और कवक का नाम भी यहाँ पे दिया हुआ है। फ्यूजेरियम जैसे कवक के कवक तंतु को एससीपी के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। फ्यूजेरियम कवक एक नाम दिया हुआ है, जो इसका भी एससीपी के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। मतलब वही चीज़ हो गया कि हम लोग इससे एकल कोशिका प्रोटीन का निर्माण कर रहे हैं। मशरूम का बात करेंगे, मशरूम में कवक तंतु से, मशरूम भी एक कवक होता है और इससे भी बनी एक ऐसी संरचना है जिसका उपयोग बड़े पैमाने पर किया जा रहा है एकल कोशिका प्रोटीन के निर्माण में। तो मशरूम का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। एक और कवक का नाम दिया हुआ है ह्यूरेनियम का भी इस्तेमाल किया जा रहा है एकल कोशिका प्रोटीन का निर्माण करने में। कुछ सूक्ष्म जीव जिनका उपयोग एसपीसी का मतलब है एकल कोशिका प्रोटीन, सिंगल सेल प्रोटीन के रूप में उपयोग किया जा रहा है। उनके द्वारा प्रयोग में लाए जा रहे कार्बन ऊर्जा स्रोत एवं उसके द्वारा उत्पादित कच्चे प्रोटीन की मात्रा निम्नलिखित तालिका के हिसाब से यहाँ पे दिया हुआ है। किससे क्या मिल रहा है उसके बारे में दिया हुआ है। स्पाइरुलिना मैक्सिका, कार्बन तथा ऊर्जा का स्रोत इसका क्या है, CO2 NaSCO3 सूर्य के प्रकाश से मिल रहा है। कच्चा अगर प्रोटीन का ये निर्माण कितना प्रतिशत कर रहा है, 60% कर रहा है। ये सब अलग अलग जीव का नाम दिया हुआ है, जो कि इसका कार्बन और ऊर्जा का स्रोत कहाँ से मिल रहा है, तो यहाँ से मिल रहा है, ये बताया गया है। और ये कितना प्रतिशत प्रोटीन का निर्माण कर रहा है उसके बारे में दिया हुआ है। तो ये सूक्ष्म जीव ऊर्जा स्रोत उत्पादन प्रोटीन, ये हेडिंग डाल के इसको टेबल के रूप में इसको लिख लेना है सभी, ठीक है। गणना की गई कि 0.5 टन सोयाबीन से 40 किलोग्राम प्रोटीन 24 घंटे में प्राप्त हो सकती है। बताया गया कि गणना किया गया कि अगर सोयाबीन का यूज करते हैं, कितना टन सोयाबीन, 0.5 टन अगर सोयाबीन यूज करते हैं, इससे कितना प्रोटीन का निर्माण किया जा सकता है, 40 किलोग्राम प्रोटीन 24 घंटे में इसका निर्माण किया जा सकता है। इसकी तुलना में 0.5 टन ईस्ट से समय सीमा में ईस्ट 50 टन प्रोटीन उत्पादन कर सकता है। तो यहाँ पर किसके बारे में, ईस्ट के बारे में दिया हुआ है कि 0.5 टन से हम लोग कितना 50 टन प्रोटीन का निर्माण कर सकते हैं। इसी प्रकार प्रतिदिन 250 किलोग्राम दूध देने वाले गाय, जो अगर प्रतिदिन कितना दूध देने वाला गाय, तो 250 किलोग्राम दूध देने वाले गाय 200 ग्राम प्रोटीन पैदा करती है। ये ज़्यादा नहीं, उसमें दूध में अगर 250 किलोग्राम दूध है, उसमें प्रोटीन का मात्रा कितना होता है, 200 ग्राम प्रोटीन का मात्रा उसमें देखने को मिलता है। इसी समय में 250 ग्राम सूक्ष्म जीव जैसे मिथाइलोट्रोपस और 25 टन तक प्रोटीन का उत्पादन करता है। तो कुछ और भी सूक्ष्म जीव दिया हुआ है जो 25 टन तक प्रोटीन का उत्पादन कर लेता है। ये अलग अलग कुछ सूक्ष्म जीव का नाम दिया हुआ है, जो अलग अलग बताया गया है कितना मात्रा में ये प्रोटीन का निर्माण कर लेता है। आगे जो हम लोग टॉपिक है वो है उत्तक संवर्धन। इसके बारे में भी हम थोड़ा बहुत पहले भी चर्चा किए थे। उत्तक संवर्धन पहला चैप्टर में भी हम लोग उत्तक संवर्धन के बारे में पढ़े थे। उत्तक का उसमें यूज करके हम लोग देखे थे कि बहुत सारे ज़्यादा मात्रा में पौधे का निर्माण कर सकते हैं। सामान्य भाषा में उत्तक संवर्धन का अर्थ है कोशिकाओं, उत्तकों, पृथक्कृत पादपों अंगों, भ्रूण का अजमर्ण दशाओं में पन्ने संवर्धन, पत्रे संवर्धन भी बोला जाता है, पत्रे संवर्धन। दूसरे शब्दों में किसी निश्चित संवर्धन माध्यम में जब पौधे के किसी भाग को उत्तक संवर्धन से नए पौधे का, वही चीज़ दिया हुआ जो पहले से हम लोग जानते हैं कि कोई ऐसा माध्यम में किसी पौधे का उत्तक लेकर उससे नए पौधे का निर्माण कर लेते हैं, और थोड़े से उत्तक लेकर हम लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्तक का पौधे का निर्माण कर लेते हैं। उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो उत्तक संवर्धन के नाम से जानते हैं। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। सर्वप्रथम ये कब किया गया था उसके बारे में बताया जा रहा है। 1898 में
हैबरलैंड ने वर्धी कोशिकाओं को पोषक माध्यम में संवर्धन करने का प्रयास किया था। तो वह पोषक माध्यम में सबसे पहले वर्धी नामक पौधा है जिसका कोशिका लेकर इस उगाने की कोशिश किया गया था। फिर हैंगिंग ने 1904 में मूली वंश के परिपक्व भ्रूण का अजमर दशाओं में संवर्धी करवाकर उनकी पौधों का बनाई। वहाँ पे आगे वही चीज़ दिया हुआ है कि इसमें पौधा बना लिए कब, किनके द्वारा, तो मूली वंश के पौधा लेकर उसका उत्तक का इस्तेमाल करके नए पौधे का निर्माण कर लिया गया उस माध्यम में डालकर। आगे तो और साइंटिस्ट द्वारा जैसे वुडसन ने 1922 में आर्किड के बीजों के पोषण माध्यम पर उगाया, जो कि उससे बहुत सारे बीज का निर्माण हुआ। सबसे बाद में जाकर स्टीवार्ट थे, ठीक, और अपने सहयोगी, ताकि गाजर का जो पौधा होता है उसके जड़ से, जो गाजर का पौधा होता है उसके जड़ का उत्तक लेकर उसके उपयोगी माध्यम में रखा गया और उससे बहुत सारे पौधों का निर्माण कराया गया। प्रारंभिक अवस्था में वृद्धि कम थी, परंतु बाद में देखा गया उसमें ज़्यादा वृद्धि हुआ। नारियल के दूध का उपयोग जब संवर्धन माध्यम में किया गया तो वृद्धि ज़्यादा हुई। नारियल का दूध का उपयोग अगर संवर्धन माध्यम में जो माध्यम बनाया गया था उसमें थोड़ा सा नारियल के दूध का उपयोग कर लिया गया, तब वही देखा गया कि गाजर का पौधा ज़्यादा मात्रा में वृद्धि होने लगा। इस तरह से पता चला कि हम लोग किसी भी पौधे के एक उत्तक को लेकर उससे माध्यम में, ऐसा माध्यम में रखें जहाँ पर वो जीवित रह सके, उससे बहुत सारे पौधे का निर्माण कराया जा सकता है। उसी को हम लोग उत्तक संवर्धन के नाम से जानते हैं। अब उत्तक संवर्धन के लिए किस प्रकार का माध्यम लेते हैं उसके बारे में यहाँ पे चर्चा करना है कि उत्तक संवर्धन करते हैं तो माध्यम कैसा होना चाहिए। प्राकृतिक में जो पौधे उगते हैं वे अपने पोषण भूमि से प्राप्त करते हैं। हम लोग इतना जानते हैं कि जो प्राकृतिक में पौधे उगते हैं अपना पोषण कहाँ से लेते हैं, तो भूमि से लेते हैं, और वो अपना भोजन स्वयं ही बनाते हैं। जब पौधे को कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में पोषण माध्यम में उगाया जाता है, तो ऑब्वियस है कि अगर प्रयोगशाला में उसको उगाया जाएगा, कृत्रिम रूप से मतलब जो इंसानों के द्वारा उगाया जाता है, तो वैसा ही माध्यम बनाना पड़ेगा। जैसे कि अगर मिट्टी से जब अपना पोषण प्राप्त करते हैं तो वहाँ पर भी वैसा माध्यम बनाना पड़ेगा जहाँ पर वो जीवित रह सके। उस समय वे माध्यम में उपस्थित पोषक तत्वों पर निर्भर करते हैं। पौधों की अलग अलग स्पेशीज की पोषक तत्वों की आवश्यकता अलग अलग होती है। अब देखो, जो अलग अलग प्रकार के पौधा रहेगा उसका क्या होगा, उसका पोषक तत्व भी अलग अलग होता है। ऐसा नहीं कि सब एक ही प्रकार के पोषक तत्व में वृद्धि कर लेगा। इस कारण कई प्रकार के पोषक माध्यम वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किए गए। इस तरह से कई प्रकार के पोषक माध्यम वैज्ञानिक द्वारा विकसित कर दिया गया। पोषक माध्यमों में प्रमुख क्या होता है उसके बारे में दिया हुआ है। जो वाइट्स मीडियम, अलग अलग माध्यम दिया हुआ है किस प्रकार का होता है। मुरासिग एंड स्टूग मीडियम, निस्ट मीडियम, नागाटा एंड टोकेबे मीडियम, तो इस मीडियम का कुछ माध्यम का नाम दिया गया है। पोषक माध्यम तरल भी हो सकता है, थोड़ा तरल पदार्थ की तरह होगा, पानी की तरह होगा। अर्ध ठोस भी हो सकता है, मतलब कुछ उसमें ठोस पदार्थ रहेगा और कुछ तरल पदार्थ रहेगा। ये अलग अलग प्रकार का हो सकता है माध्यम। तरल पोषक माध्यम में एगर एगर मिला देने पर इसे अर्ध ठोस माध्यम है। अब देखो, ये एगर एगर कोई पदार्थ होता है जो कि इसमें मिला देने से ये अर्ध ठोस माध्यम में बदल जाता है, मतलब कुछ ठोस हो जाएगा, कुछ तरल रहेगा। सामान्य पोषक माध्यम में मुख्य पोषक तत्व, सामान्य जो पोषक माध्यम होता है उसमें ज़्यादातर कौन कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है उसके बारे में दिया हुआ है। तो अकार्बनिक लवण देखने को मिलता है, कार्बनिक यौगिक देखने को मिलता है, विटामिन कुछ रहता है, ऑक्सीजन भी रहता है जो वृद्धि वगैरह कराता है, काइनेटिन भी रहता है। तो ये सब क्या होता है, ऑक्सीजन और काइनेटिन जो होता है, ये सब हम लोग पाते हैं कि हार्मोन के रूप में होता है जो पौधों में वृद्धि वगैरह कराता है। तो उसके रूप में पोषक माध्यम में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे वृद्धि नियंत्रक भी मिश्रित किए जाते हैं जो वृद्धि पर नियंत्रण भी करके रखे। तो पोषक माध्यम में प्राकृतिक पादप सार शस्त्र जैसे नारियल का दूध, ईस्ट
शस्त्र भी मिलाया जाता है। तो ये सब पोषक माध्यम में भी कुछ कुछ चीज़ें मिलाया जाता है, जैसे ऊपर में देखे भी थे कि नारियल का दूध भी मिला दिया जाता है जिससे वृद्धि ज़्यादा होने लगता है। ईस्ट भी मिलाया जाता है। तो ये सब चीज़ें मिलाया जाता है पोषक माध्यम में। आगे दिया हुआ है अनुवर्गीकरण, या इसको बोलते हैं विसंक्रमण। ये क्या होता है उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो उत्तक संवर्धन के लिए जो पोषक माध्यम प्रयोग किया जाता है वह सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के लिए भी अति उपयुक्त होते हैं। उसमें सूक्ष्म जीव भी वृद्धि कर सकता है जो पोषक माध्यम तैयार किया जाता है उत्तक संवर्धन के लिए। यदि पोषक माध्यम का अनुवर्गीकरण न किया जाए तो सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु, कवक बड़ी आसानी से उस पर उगने लगते हैं। अब देखो विसंक्रमण का मतलब है जब पोषक माध्यम बनाते हैं तो उसमें आसानी से कोई भी सूक्ष्म जीवाणु कवक उसमें उगने लगता है, इसलिए उसको रोकने के लिए विसंक्रमण का प्रोसेस अपनाते हैं। इसकी वृद्धि के संवर्धित उत्तक से अधिक तेजी से होती है और ये सूक्ष्मजीव विष उत्पन्न करने लगता है। अगर सूक्ष्मजीव उत्पन्न होने लगा तो उसमें वो क्या करेगा, विष उत्पन्न करेगा, जहर उत्पन्न करने लगता है, जो कि उत्तक के संवर्धन के लिए रोक देता है। जो हम लोग चाहते हैं कि उत्तक का संवर्धन हो वो खत्म होने लगता है। इसलिए उस सूक्ष्म जीव को नष्ट करने के लिए हम लोग एक क्रिया को अपनाते हैं, एक चीज़ करते हैं। क्या करते हैं, विसंक्रमण करते हैं। कुछ ऐसा पदार्थ मिला देते हैं जो उसको जीवाणुहीन कर देता है, जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। हम लोग ऐसा कर सकते हैं, उसी को विसंक्रमण के नाम से हम लोग जानते हैं। जो कि हम लोग जो पोषक उत्तक तत्व जो हम लोग उत्तक संवर्धन में जो पोषक माध्यम बनाते हैं उसमें आसानी से कोई भी जीवाणु और कवक भी वृद्धि कर सकता है, जिसके कारण उत्तक संवर्धन में वृद्धि को रोक सकता है। इसीलिए उसको खत्म करने के लिए हम लोग एक उपाय करते हैं। उसी उपाय को हम लोग क्या करते हैं, विसंक्रमण के नाम से जानते हैं। उत्तक संवर्धन के लिए अजन्म दशाओं का होना आवश्यक है। अब देखो एक पदार्थ होता है अजन्म में, ये दशा होना चाहिए उत्तक संवर्धन करना चाहते हैं। तो पोषक माध्यम के संदूषण के कारणों में पोषक माध्यम संवर्धन में काम आने वाले कांच के समान आवश्यक उपकरण, संवर्धन कक्ष का वातावरण तथा उत्तक का स्थानांतरणीय करने के स्थान मुख्य। अब इसमें हम पोषक जो माध्यम बनाते हैं उसमें और क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ता है उसके बारे में इसमें और चर्चा करें। जैसे कांच के सामान की आवश्यकता पड़ता है, आवश्यक और भी उपकरण की आवश्यकता पड़ता है। ये सब कुछ कुछ चीज़ों का जरूरत पड़ता है, तो उसके बारे में दिया हुआ है। तो पोषक माध्यम सबसे पहले दिया हुआ है, इसमें क्या क्या चीज़ें होता है उसके बारे में चर्चा किया गया है। सूक्ष्म जीव पोषक माध्यम में प्रारंभ से ही उपस्थित होते हैं। तो जो सूक्ष्म जीव होता है वो पहले से ही वो पोषक माध्यम में रहता है, इस बात को ध्यान में रखना है। और वही बाद में वृद्धि करने लगता है जो कि उत्तक संवर्धन में दिक्कत देता है। इन्हें नष्ट करने के लिए पोषक माध्यम को ऑटोक्लेव किया जाता है। ऑटोक्लेव मतलब उसको खत्म किया जाता है। माध्यम को कांच के फ्लास्क कल्चर ट्यूब में डालकर ऑटोक्लेव में 15 से 20 मिनट तक 120 डिग्री पर क्या किया जाता है, उबाला जाता है। उसी माध्यम को सबसे पहले कांच के गिलास में डाल देते हैं और उसको 15 से 20 मिनट 120 डिग्री टेम्परेचर पर उबाला जाता है, जो जिसके कारण उसमें जो सूक्ष्म जीव होता है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ऑटोक्लेव उपकरण नहीं होने की स्थिति में रसोई में काम आने वाले प्रेशर कुकर का भी इस्तेमाल किया जाता है। ये उपकरण है जिसमें गर्म किया जाता है, ये कौन सा, पोषक माध्यम को। अगर ये नहीं है तो प्रेशर कुकर में भी ये काम कर सकते हैं और उसको प्रेशर कुकर में डाल के 120 डिग्री टेम्परेचर पे क्या करना है, 15 से 20 मिनट तक उबालना है, जिससे जो सूक्ष्म जीव है वो नष्ट हो जाए। कुछ वृद्धि हार्मोन, विटामिन, थर्मोलेबाइल होते हैं। कुछ इसमें वृद्धि हार्मोन भी होता है, कुछ विटामिन भी होता है। यानी उबालने पर उनकी
कार्य क्षमता समाप्त हो जाती है। जब उबालते हैं तो उसमें का जो हार्मोन होता है, विटामिन होता है, वो भी खत्म हो जाता है। इस कारण के यौगिकों को मेम्ब्रेन फिल्टर्स, जिनके छिद्र की माप 0.22 माइक्रोमीटर होती है, इसे छाना जाता है और कोशिकाओं और ऊतकों और पादप अंगों का पत्रीय संवर्धन तभी संभव है जब पोषक माध्यम में सभी तत्व विद्यमान हो। अब पोषक माध्यम में अकार्बनिक तथा कार्बनिक पोषक तत्व होते हैं तथा आवश्यक वृद्धि हार्मोन उसमें मिलाए जाते हैं। देखो वही चीज़ है कि अगर वो नष्ट हो जाता है तो फिर से दोबारा ये चीज़ें मिलाया जाता है, वृद्धि हार्मोन फिर से उसमें डाला जाता है। ठीक है, ये सब प्रोसेस किया जाता है पोषक माध्यम को सही रखने के लिए। आगे दिया हुआ है, संवर्धन में काम आने वाले कांच के सामान तथा आवश्यक उपकरण। तो संवर्धन में काम आ सके तथा जितना भी आवश्यक उपकरण है वो सब चीज़ें के बारे में दिया हुआ है। हम लोग कौन कौन सा चीज़ का उपकरण का आवश्यकता पड़ता है, कौन सा कांच के सामान का आवश्यकता पड़ता है, उसके बारे में दिया हुआ है। उत्तक संवर्धन हेतु प्रयुक्त होने वाले कांच के सामान स्वच्छता अत्यंत आवश्यक है। प्रयोग में आने वाले कांच के फ्लास्क, कल्चर ट्यूब, पेप्टी प्लेट, ये सब क्या होता है, कांच का होता है, जो कि ये सामान होना चाहिए। भली प्रकार का धोकर ओवन 160 से 180 डिग्री पर उबालना है और उसको 3 से 4 घंटे के लिए रखा जाता है। स्केलपेल, चिमटी, नीडल्स, ये सब चीज़ों की भी आवश्यकता पड़ता है। 95% एथिल अल्कोहल में डुबा कर रखा जाता है। तो ये सब चीज़ें खराब ना हो, ये सब चीज़ों को क्या किया जाता है, 95% एथिल अल्कोहल में सबको डुबा के रखा जाता है। अब उत्तक संवर्धन में और क्या क्या चीज़ें का आवश्यकता होता है, पादप सामग्री भी होना चाहिए। ये सब चीज़ें दिया हुआ है। पादप सामग्री में क्या क्या होना चाहिए। पादप सामग्री का बात करेंगे तो जिस उत्तक का संवर्धन करना है, जिस उत्तक का मतलब जिस उत्तक लेकर हमको क्या करना है, बहुत सारे पौधों का निर्माण करना है, उसके साथ ही सूक्ष्म जीव पोषक माध्यम में चले जाते हैं। जब जिसका उत्तक लेते हैं ना, जिस पौधा का, तो उसमें सूक्ष्म जीव भी होता है, वो भी क्या होता है, पोषक माध्यम में चला जाता है। इसलिए उत्तक को संवर्धन माध्यम में डालने से पहले उसे क्या करना चाहिए, अच्छा, संवर्धन माध्यम में डालने से पहले हम लोग क्या करें, उसे जीवाणु रहित कर लेना चाहिए। तो मतलब माध्यम में डालने से पहले ही जो उत्तक हम लोग निकालते हैं जिस पौधा का, उसको जीवाणु रहित कर ले, मतलब जीवाणुओं को उसमें से हटा दे, नष्ट कर दे। इसके लिए कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या सोडियम हाइपोक्लोराइड का उपयोग किया जाता है उसमें से जीवाणु को नष्ट करने के लिए। तत्पश्चात विसंक्रमित आस्तुत जल से पादप उत्तक को धोकर पोषक माध्यम में डाल दिया जाता है। वही चीज़ लिखा हुआ है, पहले उसको सोडियम के साथ सोडियम हाइपोक्लोराइड का यूज किया जाता है उस जीवाणु को नष्ट करने के लिए। तो वही विसंक्रमित हो गया। अब विसंक्रमित जब हो जाता है तब उसको हम लोग उस माध्यम में डाल देते हैं। अब स्थानांतरण क्षेत्र दिया हुआ है, ट्रांसफर मतलब एक दूसरे से दूसरे जगह। संवर्धन प्रयोग के दौरान सूक्ष्म जीवों के प्रवेश को रोकने के लिए उचित सावधानी बरतनी पड़ती है। जो सूक्ष्म जीव प्रवेश कर जाता है उसको रोकने के लिए हम लोग कुछ उचित सावधानी बरतनी पड़ती है। और जन्म दशाओं बनाने के लिए परावैज्ञानिक किरणों का प्रयोग किया जाता है कि उसमें कोई सूक्ष्म जीव ना आए, परावैज्ञानिक किरण यूज किया जाता है। आजकल लेमाइनर एयर फ्लो कैबिनेट का भी प्रयोग सामान्य किया जा रहा है। ये एक तकनीक है जो क्या करता है, सूक्ष्म जीव को प्रवेश करने से रोकता है। इस कैबिनेट में अल्ट्रा फिल्टर लगे रहते हैं जो निवेश कार्य और इनोकुलेशन वर्क करने के स्थान पर विसंक्रमित रहते हैं। तो वही विसंक्रमित ये करता है और ये बोल सकते हैं फिल्ट्रेशन का काम करता है। जो ये दिया हुआ है आजकल लेमाइनर एयर फ्लो कैबिनेट जो दिया हुआ है। लेमाइनर एयर फ्लो में धूल कण तथा जीवाणु कवक स्पोर फिल्टर बाहर ही रह जाता है। वही फिल्टर से क्या किया जाता है, जितना भी जो हम लोग जो माध्यम होता है तो उस माध्यम में से अगर जीवाणु को हटाना है,
जब इस फिल्टर पेपर का यूज किया जाता है, फिल्टर का यूज किया जाता है, इस फिल्टर से धूल कण, जीवाणु, कवक होते हैं, वो अलग हो जाते हैं पूरी तरह से। आगे जो दिया हुआ है वो संवर्धन तकनीक दिया हुआ है, कल्चर टेक्निक। ये संवर्धन तकनीक जो है, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास में यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं।